स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस, इसको हम लोग मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये मैट्रिसेस या मैट्रिक्स है क्या? तो देखिए, जब आप 9th और 10th में थे तो हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे। लीनियर इक्वेशन कैसा? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ऐसे लीनियर इक्वेशंस को हम लोग बहुत सारे तरीके से सॉल्व करते थे। तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक और मेथड है जिसका नाम है मैट्रिसेस। अब ये किसी भी लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेगा या कैसे उसका अरेंजमेंट करेगा, तो ये हम लोग सारे टॉपिक इसमें पढ़ेंगे मैट्रिसेस में। तो मैट्रिक्स है क्या? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, एरे है। किसका अरेंजमेंट है? नंबरों का। नंबर्स और फंक्शन। किसी फंक्शन को भी तो हम अरेंज कर सकते हैं किसमें? मैट्रिक्स के फॉर्म में। कैसे डिनोट करते हैं, कैसा होता है, किस टाइप का मैट्रिक्स होता है? तो ये होता है बिग ब्रैकेट में। ठीक है, एक मैट्रिक्स ए है जो एक बिग ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब इसमें कुछ एलिमेंट होंगे जैसे 1 2 3 4, या एक मैट्रिक्स ऐसा है 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स ऐसा है 1 2 3 4 5 6। तो कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं या उसका अरेंजमेंट कितने टाइप से हो सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या नाम देते हैं इसको? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस या मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यानी वो कैसा दिखेगा, उसमें कितने रो और कितने कॉलम होंगे, तो उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर हम बताएं तो इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, तो इस मैट्रिक्स में एक रोज है R1। कॉलम कितनी है? तो एक ये हुआ C1 C2 C3 C4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 4। 1 क्रॉस 4 मैट्रिक्स को यहाँ पे डिनोट कर देंगे 1 क्रॉस 4। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 4 है। ऑर्डर का मतलब, कहने का मतलब है कि उस मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम प्रेजेंट है। जैसे इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो इसमें रो कितने हैं? R1 R2 R3 R4 और कॉलम कितने हैं? 1। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4 क्रॉस 1। इस मैट्रिक्स का अगर हमें ऑर्डर लिखना है तो ये वाला जो रो है वो R1 कहलाएगा और ये वाला जो रो है वो क्या कहलाएगा? R2। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो, सेकंड रो। तो सबसे पहले R, उसके बाद C। ठीक है, तो 2 क्रॉस, देखिए 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3 इस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। और एक मैट्रिक्स सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 1 2 3 4। इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है? तो सिंपल है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। तो नंबर ऑफ रोज R1 एंड R2, कॉलम C1 एंड C2। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना होगा तो इसमें रो कितने हैं? R1 R2 R3। देखिए ये R3 R2 R1। कॉलम यानी किस ऑर्डर का है? ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिसेस है। अगर किसी मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 1 क्रॉस 4 है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है, ये भी हमसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करिए। ठीक है, किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है वो बताइए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे पता चलेगा? जो R क्रॉस C है ना, इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो RC आएगा वही क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस। जैसे ये ऑर्डर किस ऑर्डर का है? 1 क्रॉस 4 का। 1 क्रॉस 4 इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 4, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 4। 1 2 3 4। ये भी देखिए 4 क्रॉस 1 का है, मल्टीप्लाई करिए कितना मिलेगा? 4। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4। ये 2 क्रॉस 3 का है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 6। 2 3 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मिल गए हमको? 6 मिल गया। ये किस ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 2 का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 4। ये 3 क्रॉस 3 का है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 9। तो मैट्रिसेस क्लियर हुआ। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, नंबरों का डिनोट किससे करते हैं? बिग ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। अंदर जो एलिमेंट लिखा रहता है, उस वो जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है उसके हिसाब से उसका ऑर्डर बनता है।
अगर वन रो और 4 कॉलम है तो 1 क्रॉस 4 है, 4 रोज एंड 1 कॉलम है तो 4 क्रॉस 1 है। ऑर्डर कैसे पता चलेगा? R क्रॉस C से, नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। चलिए इतना तो क्लियर हो गया। अब अगर इसी में हम ये पूछे कि ये जो मैट्रिसेस है, जो किसी भी ऑर्डर का हो, फर्क नहीं पड़ता कि किस ऑर्डर का है, किसी भी ऑर्डर का है, तो उसमें पोजीशन ऑफ द एलिमेंट क्या है। अब एक नया वर्ड आपके सामने आया, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। जैसे एक मैट्रिक्स है A, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किस ऑर्डर का है? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। 3 ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। इस मैट्रिक्स में इस 1 का पोजीशन क्या है? तो देखिए अगर इस मैट्रिक्स को हम कुछ इस टाइप से लिखें, A इज इक्वल टू, ये क्या है? ये 1 किस पोजीशन पे, मतलब वो किस रो और किस कॉलम पे पड़ रहा है। तो 1 फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, 2 फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, 3 फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो अगर एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स को अगर हम डिनोट कर दें स्मॉल a से, जैसे हमने पूरे मैट्रिक्स को किससे डिनोट किया है? कैपिटल A से, तो उसके जो एलिमेंट है उसको किससे डिनोट कर दे रहा है? स्मॉल a से। तो इसका पोजीशन क्या होगा? A11, ये क्या कहलाएगा? A12 और A13। 11 का मतलब क्या? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे पढ़ने वाला एलिमेंट। 12 मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम पे जो एलिमेंट पढ़ रहा उसकी बात कर रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 4 की वैल्यू क्या होगी? A21, वैल्यू मतलब उसका पोजीशन। 5 किस पोजीशन पे है? 2 पे है। 6 2 3, 7 3 1, 8 3 2, 9 3 3। तो अब अगर आपसे पूछे कि A22 की वैल्यू कितनी है, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम पे पढ़ने वाला एलिमेंट, तो देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम पे पढ़ने वाला एलिमेंट कितना है? 5। A33 की वैल्यू पूछा जाए कि A33 की वैल्यू कितना है, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम पे पढ़ने वाला एलिमेंट कितना है? 9। इस तरीके से हम उसको क्या निकाल सकते हैं? पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। इतना क्लियर हुआ कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, और थर्ड हम लोगों ने पढ़ा कि उस जो मैट्रिक्स में जो ऑर्डर, यानी जिस भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसमें जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मिलेंगे। अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल गया तो हम ये भी बता सकते हैं कि जितने जो मैट्रिक्स है उसमें कोई भी जो एलिमेंट है उसका उस मैट्रिक्स में क्या पोजीशन है। इस 6 का कौन सा पोजीशन है? 2 3 वाले पे है, यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम पे चलेंगे तो हमें कौन सा नंबर मिल जाएगा? 6 नंबर मिल जाएगा। चलिए इतना हम लोग मैट्रिसेस में देख लिए। अब जानते हैं इसके बाद मैट्रिसेस में क्या है, वो है टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिक्स है वो कितने टाइप से हो सकती है, मैट्रिक्स जो है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस, कि मैट्रिक्स के कितने टाइप्स हैं। देखिए मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम लोग वही टाइप्स पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में है। तो उसमें सबसे पहला आप हेडिंग लगा लीजिए रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस, ठीक है, रो मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स हम लोग कब बोलेंगे? इसका एक और नाम है, पहले तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। किसी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कब बोलेंगे? जब उसमें आर की वैल्यू 1 हो। आर मतलब रो की वैल्यू 1 हो। अगर उसमें 1 रो केवल है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या नाम देंगे? रो मैट्रिक्स। इसको हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ही बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3 4 5। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? अगर इस मैट्रिक्स को देखें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इसमें कितने रोज हैं? 1। कितने कॉलम है? 5। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 1 क्रॉस 5। कोई और मैट्रिक्स लिख लीजिए, 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस 4। कोई और मैट्रिक्स रख लीजिए, 1 2 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस 3। 7 9। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 2। केवल 8 लिखा है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 1। ये सभी मैट्रिक्स, जितने भी एग्जांपल्स हमने आपके सामने रखे, ये सभी मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे? रो मैट्रिक्स या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। सब में देखिए रो की वैल्यू 1 है। अगर कोई भी मैट्रिक्स में रो की वैल्यू 1 है, मतलब केवल एक ही रो है उसमें, तो ऐसे मैट्रिक्स हम लोग क्या नाम देंगे?
रो मैट्रिक्स या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसी तरीके से एक और मैट्रिक्स होता है, जैसा उसका नाम वैसा काम, क्या? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या है? सेम, अगर इस रो मैट्रिक्स में r की वैल्यू 1 तो कॉलम मैट्रिक्स में c की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी 1 कॉलम होना चाहिए केवल। जैसे 1 2 3 4, जरा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए क्या आएगा? तो कितने रो है? 4, कॉलम कितना है? 1, तो 4 क्रॉस 1 है, देखिए कॉलम की वैल्यू 1 है। और क्या हो सकता है? 1 2 3, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। ये किस ऑर्डर का होगा? रो कितने हैं? 3, कॉलम है 1, 3 क्रॉस 1। 1 2 किस और इसका ऑर्डर अगर हम लिखेंगे तो 2 क्रॉस 1 है, केवल 1 लिखा है तो 1 क्रॉस 1 है, ठीक है। तो 1 क्रॉस 1 में जैसे ये है, इसको हम रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी। इसको हम रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। बाकी ये इसमें c की वैल्यू 1 है इसलिए इसको हम नाम क्या देंगे? कॉलम मैट्रिक्स। और इसमें r की वैल्यू 1 है तो इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे? रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिसेस को हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। चलो, तो 2 मैट्रिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया, एक रो मैट्रिक्स, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद हमें थर्ड पढ़ना है मैट्रिसेस में। ऐसे बहुत सारे टाइप्स के मैट्रिसेस है, लेकिन हम लोग वही देखेंगे जो एनसीईआरटी में है। तो एक हो गया रो मैट्रिक्स और एक हो गया कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए नाम से ही पता चल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर टाइप का होगा। स्क्वायर का मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि रो और कॉलम इक्वल होगा। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें r और c की वैल्यू इक्वल है, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या नाम देंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखिए जरा। तो इसमें रो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? r1 r2, ये हमको मिलेगा c1 और देन c2। एंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2। नेक्स्ट मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें लिखना होगा तो हमें क्या मिलेगा? r1 r2 r3, ये हो गया। कॉलम क्या क्या है? c1 c2 c3, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 3। जो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ने हैं वो केवल यही दोनों हैं। कौन कौन सा? एक तो 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ने हैं और एक 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए दोनों में r और c इक्वल है, 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3। क्या 4 क्रॉस 4 के मैट्रिक्स नहीं हो सकते? हो सकते हैं। 5 क्रॉस 5 के हो सकते हैं। n क्रॉस n के मैट्रिक्स हो सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या नाम देंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन आपको जो पढ़ने हैं वो है 2 क्रॉस 2 के और 3 क्रॉस 3 के ही आपके सिलेबस में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिसेस। कौन सा? डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं ये क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स, देखिए नाम से पता चल रहा है कि जो डायगोनल है, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को होल्ड करे। कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा तभी जब वो सबसे पहले कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। या तो वो 2 क्रॉस 2 का हो, 3 क्रॉस 3 का हो, 4 क्रॉस 4 का हो, 5 क्रॉस 5 का हो, 1 क्रॉस 1 का हो, n क्रॉस n का हो, तो ही उसमें डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज मिलेगी। क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स? तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 कुछ ऐसा है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल है केवल उसमें ही एलिमेंट हो, नॉन डायगोनल जो है उसकी वैल्यू 0 हो जाए, नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। जैसे 1 0 0 4। अब देखिए इसको हम बोलते हैं मेन डायगोनल। क्या है ये? मेन डायगोनल। क्योंकि स्क्वायर में तो 2 डायगोनल होते हैं, एक ये वाला भी डायगोनल तो होगा। इसको हम बोलते हैं अपोजिट डायगोनल। ये क्या कहलाएगा? अपोजिट डायगोनल। अपोजिट डायगोनल। तो हम लोग डायगोनल किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेन डायगोनल के बारे में बात कर रहे हैं, ये वाली केसेस, ये वाला जो डायगोनल है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में, अगर हम कोई भी मैट्रिक्स बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि डायगोनल के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। और स्क्वायर क्या है? रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए।
तो अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल है केवल उसमें ही एलिमेंट हो, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या नाम देंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कुछ और एग्जांपल रखते हैं, इसको रेज कर देते हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। और अगर थोड़ी तेज होगी तो उसको आप स्लो कर लीजिएगा, अगर आपको स्लो लग रहा है तो उसको फास्ट कर लीजिएगा। सारे ऑप्शन यूट्यूब से पे मिल जाते हैं। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स वाली केसेस में क्या था कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, रो और कॉलम इक्वल होगा। और डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा, जब स्क्वायर मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल है केवल उसमें ही एलिमेंट होगा, बाकी सभी एलिमेंट जीरो होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या नाम देंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2। चलिए 3 क्रॉस 3 भी लिख लेते हैं, 2 0 0 0 3 0 0 0 4। ये किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3। इसको हम बी मैट्रिक्स मान लेते हैं। ये कैसा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। चलिए ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट मैट्रिक्स पढ़ेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, देखिए कोई भी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, इसके लिए उसकी दो प्रॉपर्टीज तो पहले होल्ड करना चाहिए। किसका, स्क्वायर का, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और वो डायगोनल मैट्रिक्स भी हो। या तो हम ऐसे बोल दें कि अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले वो डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को होल्ड किए रहना चाहिए। किस मैट्रिक्स को, डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को अगर होल्ड कर रहा है तभी हम किसके बारे में बात करेंगे, स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। और अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड रहा है, मतलब अगर डायगोनल हो रहा है तो स्क्वायर अपने आप हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। अगर ऐसा कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स, कुछ इस टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स होगा या इस टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स होगा, उस डायगोनल मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट इक्वल रहे। डायगोनल में ही तो एलिमेंट रहने चाहिए, लेकिन वो एलिमेंट ही इक्वल हो जाए। इक्वल करने का मतलब सेम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या नाम देंगे, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे एक मैट्रिक्स ए है, सेम यही रखते हैं, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। देखिए मेन डायगोनल में एलिमेंट है और एलिमेंट क्या है, इक्वल है। एलिमेंट क्या है, इक्वल है। कोई और एग्जांपल ले लीजिए, b इज इक्वल टू मान लीजिए 3 0 0 3। ये भी कैसे मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। c इज इक्वल टू ले लीजिए 10 0 0 10। ये भी कैसा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। मेन डायगोनल में एलिमेंट हो, बाकी सभी एलिमेंट जीरो हो तो डायगोनल मैट्रिक्स। मेन डायगोनल में जो एलिमेंट है वो इक्वल है, तो ऐसे मैट्रिक्स हम लोग क्या नाम देंगे, स्केलर मैट्रिक्स। इतना क्लियर हुआ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैसे ही एक और मैट्रिक्स है जिसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या नाम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगा उसके में भी देख लेते हैं। तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए वो स्केलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को होल्ड करना चाहिए। कौन से मैट्रिक्स, स्केलर। अगर वो स्केलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। अब कोई स्केलर मैट्रिक्स ले लेते, जैसे यही है, क्या है ये, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये जो इक्वल है, ये जो नंबर इक्वल है डायगोनल में, वो इक्वल तो रहे लेकिन फिक्स्ड कर दे इसको। इसमें कुछ भी हो सकता था ना, 2 हो सकता था, 3 हो सकता था, 10 हो सकता था, कोई भी नंबर बस इक्वल होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये जो नंबर है वो केवल 1 होना चाहिए। आइडेंटिटी 1 को शो करता है, तो यहां पे अगर एलिमेंट केवल 1 रख देंगे ऐसा, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बात यह आएगा कि हमें कितने टाइप के आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़नी है, यानी किस किस ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़नी है। तो ये किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3 का है, 3 क्रॉस 3 का है। तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे I3 से। I3 का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। क्लियर हुआ। अगर 2 क्रॉस 2 का रखना होगा तो सिंपल है, 1 0 0 1, ये हो गया। इसको हम डिनोट करेंगे I2 से। I2 का मतलब क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है लेकिन किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 का है, 2 क्रॉस 2 का है।
एक और चीज ध्यान दीजिए, कभी कभी मैट्रिक्स में जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मतलब दोनों रो और कॉलम इक्वल होता है, तो मैट्रिक्स के ऑर्डर लिखते नहीं है, अदरवाइज बाकी सभी में लिखा मिलता है। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है 1 2 3 4 5 6, तो किस ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 3 का, तो यहाँ पे 2 क्रॉस 3 लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो ऑर्डर है वो नहीं भी लिखते हैं लोग, ठीक है। कहीं कहीं आपको नहीं लिखा मिलेगा तो परेशान मत होइएगा, ये आप समझिएगा। ये कब नहीं लिखते? क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, तो लिखना ना लिखना चल जाता है, लेकिन आप लिखिएगा जब भी कभी ऑर्डर लिखना हो, जब भी कोई मैट्रिक्स लिखना हो तो उसका ऑर्डर भी जरूर लिखिए। तो किस ऑर्डर का है? 3 क्रॉस 3 का, और ये किस ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 2 का। 3 क्रॉस 3 को हम क्या बोलेंगे? I3, और 2 क्रॉस 2 को हम लोग क्या बोलेंगे? I2। तो जो आपको पढ़ने हैं वो यही है, I2 एंड I3। I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2, और I3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 है। चलिए, इतना क्लियर हुआ। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस। अभी बहुत सारे और टाइप्स हैं, तो हम लोग धीरे धीरे उसको क्लियर करते हैं। चलिए, अब हम लोग देखेंगे इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हो गया, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिसेस, इसे इरेज कर देते हैं। इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिसेस, देखते हैं कि इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिसेस क्या है। चलिए देखिए, ध्यान देंगे। इक्वालिटी का मतलब क्या है? इक्वालिटी दिखाने के लिए क्या चाहिए? किसी एक मैट्रिक्स को इक्वालिटी दिखा सकते नहीं। जब भी कभी हमें इक्वालिटी दिखाना होता तो एक से ज्यादा लोग होने चाहिए, 2 4 10 लोग होंगे, तभी तो हम इक्वालिटी दिखाएंगे। तो मान लेते हैं 2 मैट्रिक्सेस हैं, एक मैट्रिक्स ए है और सेकंड मैट्रिक्स क्या है? बी है। एक मैट्रिक्स की वैल्यू कुछ भी है, 1 2 3 4, बी क्या है? अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ये लिखा हुआ है। कह रहा है ए एंड बी इक्वल है, ए और बी मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है। तो कोई भी मैट्रिक्स इक्वल है, उसकी इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है, तो उसके 2 केसेस होंगे। पहला कि ऑर्डर इक्वल हो, इक्वल ऑर्डर हो, क्या हो? मैट्रिक्स दोनों कैसे हो? इक्वल ऑर्डर के हो। दूसरा, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इक्वल हो, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट क्या हो? इक्वल हो, इक्वल पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, या पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इक्वल हो, तो इसको पहले लिख लीजिए, इक्वल पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। ये दोनों केसेस होना चाहिए, यानी इक्वल ऑर्डर का होना चाहिए, पहली चीज। अगर कोई मैट्रिक्स ए है इस टाइप का 1 2 3, और एक मैट्रिक्स बी है 2 3 4, क्या इन दोनों में इक्वलिटी लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ही इक्वल नहीं है। तो सबसे पहला केसेस क्या होना चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 2, ये भी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 2। इसके बाद इक्वल पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, जो पोजीशन ऑफ द एलिमेंट है वो भी इक्वल हो। जैसे अगर एक मैट्रिक्स ए है और एक किस ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 2 है, तो पहला वाला एलिमेंट A11 A12 A21 A22 से दिखाएंगे। 11 का मतलब ये स्मॉल ए पोजीशन ऑफ द एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। 11 मतलब पहले रो पहले कॉलम पे पढ़ने वाला एलिमेंट। 12 का मतलब पहले रो दूसरे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। A11 की वैल्यू कितनी आएगी? 1, A12 2, A21 3, A22 4। जो सेकंड ए और बी इक्वल दिखा रहा है, तो बी में A11 कितना आएगा? अल्फा, A12 बीटा, A21 गामा, A22 थीटा। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकते हैं? जब पहले वाले मैट्रिक्स में A11, दूसरे वाले मैट्रिक्स ये बी का मान लीजिए A11 है, ये दोनों भी इक्वल हो। ए और बी, इस ए का ऑर्डर भी इक्वल हो, ए और बी का, एक चीज तो होना चाहिए ऑर्डर। दूसरा, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट भी इक्वल हो, A11 इसका A11 इसका इक्वल हो। तो ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 2, गामा इज इक्वल टू 3 और थीटा इज इक्वल टू 4 आएगा। चलिए और आगे देखते हैं, ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स क्लियर हुआ? चलिए एक एग्जांपल से देखेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये है x प्लस वाई, ये है 2, ये है y, ये है 4, ठीक है। अब यहां पे क्या गिवन है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, 2 तो 2 है, y है तो 2 है, 4 है तो 4 है, ऐसा।
कह रहे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये क्वेश्चन है। कह रहा है एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करिए। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, कैसे पता? पहले तो ऑर्डर से बोल रहा है वो इक्वल है, पता क्या होगा छोड़िए, ये तो पहले से बोल रहा है दोनों इक्वल है। इक्वल होगा तब, इसका मतलब क्या है कि जो इस पहले वाले पोजीशन पे है वो किसके इक्वल होगा? 6 के। 2 देखिए 2 के इक्वल है, 4 के इक्वल है। ये वाला पोजीशन वाला एलिमेंट किसके इक्वल होगा? 2 के। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज को लगाए तो y इक्वल टू हमको मिल जाएगा 2, ऐसा मिलेगा। और x प्लस वाई इक्वल टू मिल जाएगा 6, x प्लस वाई इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 6। y इक्वल टू 2 मिला है, इसमें पुट कर दीजिए तो हमें क्या देगा? x प्लस 2 इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू कितना? 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2 रख दीजिए इसमें। 4 प्लस 2 कितना आएगा? 6। यहाँ टिक 6 है, y इक्वल टू 2 यहाँ रखेंगे, देखिए 2 है, 2 है, 4 है, 2 है, 4 है। इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, इक्वल ऑफ द मैट्रिक्स मिल गया हमको। ठीक है, ये था इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। किसी भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, उसके कौन कौन से कंडीशन होंगे जी हमने आपको बता दिया। अब हम लोग देखेंगे अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स। इसको रेज कर देते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, एक एक क्वेश्चंस एग्जांपल से ले लेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिसेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है। क्या है ये? अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिसेस क्या है? किसी मैट्रिक्स के अलजेब्रा, अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? जो मैट्रिसेस है उसमें उसकी अलजेब्रा का मतलब क्या है कि उसमें हम दूसरा मैट्रिक्स प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यानी अगर एडिंग की बात करें, दो मैट्रिक्स में एडिंग की बात करें तो एक एडिंग या सब्ट्रैक्शन दोनों साथ में रखते हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स बी है 7 4 2 6 5, ऐसा मान लेते हैं। कह रहा है आपको a प्लस बी फाइंड करना है, a माइनस बी फाइंड करना है, b माइनस ए फाइंड करना है। अगर हम b प्लस ए करें तो बात एक ही होगा भाई, a प्लस बी और b प्लस ए आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन का है। चलिए पहले एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स देखते हैं। एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली केसेस में ध्यान से सुनिएगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली केसेस में दो मैट्रिक्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर इक्वल हो। फिर से सुनिए, दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल ऑर्डर के हों, तभी हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो A और B, इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं। एडिंग करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। A प्लस बी। जब भी कभी कोई मैट्रिक्स ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा तो ये ध्यान दीजिएगा, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स थे A और B, एडिंग और सब्ट्रैक्शन के बाद जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा वो भी उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का A था, जिस ऑर्डर का B था। क्लियर हुआ? A किस ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 2। B किस ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 2। ये इक्वल है, ऑर्डर सेम है, तो इनको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो एडिंग से नया मैट्रिक्स आएगा, उसकी वैल्यू इन दोनों से डिफरेंट होगी, लेकिन जो भी आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो यही ऑर्डर होगा जो A और B का है। तो A का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। B का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। तो A प्लस B का ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2। A माइनस B का ऑर्डर क्या होगा? ये भी होगा 2 क्रॉस 2। B माइनस A का ऑर्डर क्या होगा? ये भी होगा 2 क्रॉस 2। ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। एडिंग कैसे करेंगे? देखिए, जैसे इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स में पढ़े हम लोग कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? उनका ऑर्डर इक्वल हो और पोजीशन ऑफ द एलिमेंट भी इक्वल हो। ऐड या सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? पोजीशन ऑफ द एलिमेंट ही सब्ट्रैक्ट होता है। ऑर्डर जब इक्वल हो गया तो पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, पहले वाले मैट्रिक्स का जो पोजीशन है, पहले वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट का जो पोजीशन है, दूसरे वाले मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होगा सेम उसी पोजीशन वाले एलिमेंट से ऐड भी होगा, सब्ट्रैक्ट भी होगा। जैसे इस 1 का ऑर्डर क्या होगा? A11 होगा। यहां पे इसको हम लिख सकते हैं B11। तो 1 1 वाला 1 1 के साथ ही ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि 1 का एडिंग 2 के साथ या 5 के साथ या 6 के साथ नहीं हो सकता। 1 जब भी ऐड होगा तो 4 के साथ ऐड होगा, 2 जब भी ऐड होगा तो 2 के साथ ऐड होगा, 3 जब भी ऐड होगा तो 6 के साथ होगा, 4 जब भी ऐड होगा तो 5 के साथ होगा। तो अगर हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1 प्लस 4, 2 प्लस 2,
3 + 6 एंड 4 + 5, ये मिल गया हमको। सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखिए क्या मिलता है। a + b की वैल्यू 1 + 4 5, 2 + 2 4, 6 + 3 9, 4 + 5 9, ये मिला। ये हमारा आंसर हो गया a + b। अगर हम लोग a - b फाइंड करें, ध्यान से देखिएगा, a - b, तो a - b मतलब इस वाले एलिमेंट से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 - 4 -3, 2 - 2 0, 3 - 6 -3 और 4 - 5 -4, तो ये हो गया हमारा a - b। अगर हमें b - a फाइंड करना है तो 4 - 1 3, 2 - 2 0, 6 - 3 3 और 5 - 4 1 मिला। तो ये हो गया a - b, ये हो गया b - a, ये हो गया a + b, और b + a निकालेंगे तो सेम आएगा। तो ये था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू लगा सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। और एडिंग और सब्ट्रैक्शन में एक चीज ध्यान देंगे कि दो मैट्रिक्स अगर ऐड हो रहा है तो वो अपने पोजीशन ऑफ द एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा। ऐसा नहीं कि मैट्रिक्स से किसी भी एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। अपने पोजीशन ऑफ द एलिमेंट से ही के साथ ही क्या होगा, वो ऐड होगा, और उसी के साथ सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो उसी के साथ हो सकता है। चलिए, इसके बाद हमको पढ़ना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब क्या है कि एक मैट्रिक्स A है, कुछ भी है, 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, 2 × 3 का है। अब इसमें किसी भी पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लाई करना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है, जैसे k का, p का, r का, 2 का, 3 का, किसी भी नंबर का, 1/2 का, 1/3 का, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या कहलाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लिकेशन कहलाता है, लेकिन जब मैट्रिक्स में किसी पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या कहलाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर ये मैट्रिक्स है और हम इसमें किसी पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ध्यान से सुनिए, एकदम कॉन्सेप्चुअल है। किसी भी मैट्रिक्स में किसी पर्टिकुलर नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से होता है। जब भी किसी पर्टिकुलर नंबर का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से होता है। जैसे अगर a = ये है और हमको 2a फाइंड करना है, 2a यानी इस a वाले मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से होगा, जितने भी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे सबसे हो जाएगा। तो ये 2 4 6 8 10 और 12, ये हो जाएगा 2 × 3। तो जब भी कभी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता है। जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है मैट्रिक्स का ऑर्डर वही बना रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होता, लेकिन उसके एलिमेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है, पोजीशन वही रहता है, एलिमेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब जैसे कोई मैट्रिक्स B है, वो है x है, y है, 3 है, 3 है, y है, 2 है, 2 है, x है, 5 है, और हमको 10b फाइंड करना है, 10b। तो हम इस 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे b के साथ। b के साथ मतलब b के जितने एलिमेंट हो सबके साथ, तो कितना मिल जाएगा, 10x 10y 30 30 10y 20 20 10x 50, ये मिल गया। और ऑर्डर किस ऑर्डर का था, ये 3 × 3, तो ये ऑर्डर भी किस ऑर्डर का रहेगा, 3 × 3। ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। चलिए, सेम इसी तरह अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें से किसी एलिमेंट को हमें कॉमन निकालना है, बाहर निकालना है, तो सेम वही, वो जब कॉमन या बाहर निकलेगा तो वो सबके साथ होना चाहिए, सभी एलिमेंट के पास होना चाहिए वो नंबर। जैसे 4 6 8 10, 4 6 8 10, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 × 2 2 × 3 2 × 4 2 × 5। अब देखिए सभी के पास 2 है तो हम इस 2 को बाहर ले सकते हैं। तो a = क्या लिख सकते हैं हम, 2 2 3 4 5, ये 2 कहाँ आ गया, बाहर आ गया, 2 × a हो गया, ये a की वैल्यू थी, अब देखिए 2 हो गया, ये एलिमेंट हमको मिल गया। अब इसको जो भी आप मान लीजिए, तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। जब भी हम किसी मैट्रिक्स में किसी पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं,
अब डिवाइड की जगह आप जिसे 2 का डिवाइड करना है तो उसको आप ऐसे तो बोल सकते हो 1/2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब भी किसी मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हेडिंग है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं है, किसी पर्टिकुलर किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा है तो उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से होता है, ठीक है, सभी एलिमेंट से होता है, ठीक है। और कॉमन निकालना होगा तो सेम वही चीज, सभी एलिमेंट में होगा तभी कॉमन निकलेगा, अदरवाइज कॉमन नहीं निकलेगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन। स्केलर हटा दीजिए, केवल मल्टीप्लिकेशन। 2 मैट्रिक्स को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉन्सेप्चुअल भी है। 2 मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए एक मैट्रिक्स हम रखते हैं ए, कुछ एलिमेंट रख देंगे हम लोग 1 2 3। एक मैट्रिक्स है बी, इसमें भी कुछ एलिमेंट है 1 2 3, सेम है। ये मैट्रिक्स इस ऑर्डर का है 1 क्रॉस 3 का, ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है 3 क्रॉस 1 का। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में 2 रूल आप ध्यान रखिएगा, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 क्या रूल है वो? पहला चीज, अगर हम a का b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम a को फर्स्ट मानेंगे, b को सेकंड मानेंगे। अगर हमें a b फाइंड करना होगा तो a हमारा फर्स्ट हो कहलाएगा और b क्या होगा, सेकंड। लेकिन अगर हमें ba फाइंड करना है तो b फर्स्ट हो जाएगा और a सेकंड। तो जब भी कभी हम किसी 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला रूल है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं, पहले ये चेक करेंगे। ऐसा नहीं है एडिंग सब्ट्रैक्शन के साथ कि किसी को किसी से ऐड कर दीजिए। इसमें क्या होगा, इसके रूल होते हैं कि 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। तो उसके रूल क्या है, पहला कि फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट का कॉलम इक्वल होना चाहिए सेकंड के रो के। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के रो के। तो क्या ए बी पॉसिबल है, चलिए बताइए, क्या ए बी पॉसिबल है? तो फर्स्ट का कॉलम ये है, सेकंड का रो ये है, ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। हाँ ठीक है, इक्वल है तो ए बी पॉसिबल है। क्या बी ए पॉसिबल है? क्या हम बी ए फाइंड कर सकते हैं? तो बी ए निकालेंगे तो फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, बी ए भी पॉसिबल है, तो ए बी भी पॉसिबल है, बी ए भी पॉसिबल है। ऐसा हमेशा नहीं होगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि ए बी पॉसिबल है तो बी ए भी पॉसिबल है, ए इंटू बी पॉसिबल है तो बी इंटू ए भी पॉसिबल हो। ये 2 इंटू 3 वाला नहीं है कि 2 इंटू 3 भी 6 आएगा, 3 इंटू 2 भी 6 आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमको ये चीज चेक करना पड़ेगा कि फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, हम 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पॉसिबल है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो होगा कैसे भाई? अगर पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल है, ठीक है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन कैसे होगा? रूल क्या है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का? तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हमेशा रो का कॉलम से होता है। किससे होता है? रो का कॉलम से। और लिखेंगे किसमें? रो में, वो भी एडिंग के साथ, ऐड करके। ठीक है, ये 2 रूल याद रहेगा तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। पहला क्या है कि फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अभी पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद अगर पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? हमेशा मल्टीप्लाई रो का कॉलम से करते हैं और उसको लिखते किस में है? रो में। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जो है वो रो का कॉलम से होगा और रिटर्न किस में होगा, किस में लिखा जाएगा? वो रो वाले कॉलम में, रो वाले में लिखा जाएगा और वो भी नंबरों को ऐड करके लिखा जाएगा। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए, ये किस ऑर्डर का है? 1 क्रॉस 3 का। ये किस ऑर्डर का है? 3 क्रॉस 1 का। अगर हम ए बी फाइंड करें तो 1 2 3 और 1 2 3 ऐसा मिलेगा। अब जो नया मैट्रिक्स आएगा, अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो जो न्यू मैट्रिक्स होगा वो कैसा मैट्रिक्स होगा? देखिए, ये किस ऑर्डर का है? 1 क्रॉस 3। ये किस ऑर्डर का है? 3 क्रॉस 1। फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल है कि नहीं है? तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ये R क्रॉस C था, ये भी R क्रॉस C था। तो आप ऐसे समझो कि पहले वाले का C और दूसरे वाले का R कैंसिल आउट हो गया। मान लो कि फर्स्ट का जो C है और सेकंड का जो R है वो कैंसिल आउट हो गया।
तो अगर यहां से 3 हट गया, यहां से 3 आ गया, तो R की वैल्यू कितनी बची है 1 और C की वैल्यू कितनी बची है 1। तो जो नया वाला मैट्रिक्स आएगा वो 1 क्रॉस 1 का होगा। जो AB हम सॉल्व करेंगे वो किस ऑर्डर का होगा 1 क्रॉस 1 का होगा। मल्टीप्लाई कैसे करना है, रो का कॉलम से, और लिखेंगे किसमें रो में, वो भी एडिशन के साथ, ऐड करके। देखिए 1 2 3 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 9, तो 1 + 4 + 9 10 14 मिला, और किस ऑर्डर का है 1 क्रॉस 1 का। थोड़ा सा क्लियर हुआ, पूरी चीजें क्लियर नहीं हुई होगी, समझ सकते हैं हम, लेकिन थोड़ा सा क्लियर हुआ। चलिए जब हम इसका BA फाइंड करें, B × A फाइंड करें, तो B की वैल्यू क्या है 1 2 3, A की वैल्यू क्या है 1 2 3, ऐसा। ये किस ऑर्डर का है 3 क्रॉस 1, ये किस ऑर्डर का है 1 क्रॉस 3। क्या BA पॉसिबल है, तो फर्स्ट का कॉलम कितना है 1, सेकंड के रो के इक्वल है, बिल्कुल है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। जब अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो मिलेगा क्या, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा कैसे, तो ये भी देख लेते हैं। ऐसा किस ऑर्डर का होगा, नया वाला मैट्रिक्स जो आएगा BA वो किस ऑर्डर का होगा, तो देखिए ये R क्रॉस C था, ये भी R क्रॉस C था। हमने बताया कि जो पहले का कॉलम है दूसरे का रो है, आप उसको कैंसिल आउट मान लीजिए। तो जैसे आप इसको कैंसिल आउट मान लेंगे तो R की वैल्यू 3 बचेगा और C की वैल्यू भी 3 बचेगा। तो जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा वो 3 क्रॉस 3 का होगा। इसमें जो न्यू मैट्रिक्स मिल रहा था वो 1 क्रॉस 1 का था, केवल एक सिंगल एलिमेंट मिल रहा था। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें कितने एलिमेंट मिलेंगे 9 एलिमेंट मिलेंगे। कैसे पता, हमने बताया था ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं R क्रॉस C से। मल्टीप्लाई कैसे करना है, रो का कॉलम से, ये पहला वाला रो उसका कॉलम से, पहले वाले कॉलम से 1 का 1 से, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से 1 का 2 से, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से 1 का 3 से, तो 1 2 3। सेम इसी तरीके से सिमिलरली सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से तो 2 आएगा, सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से तो 4 आएगा, सेकंड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से तो कितना मिलेगा 6। नेक्स्ट थर्ड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से तो 3, थर्ड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से 6, थर्ड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से तो 9। तो 1 2 3 2 4 6 3 6 9 ये क्या हो जाएगा BA की वैल्यू हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का। चलिए अब हम लोग करने वाले क्या हैं, एक अच्छा क्वेश्चन देखेंगे जिसको हम लोग समझ लेंगे तो हमको लगता है कि बाकी कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाना चाहिए। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे A की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 ऐसा, B है 1 2 3 4 5 6, ये किस ऑर्डर का है, ये है 2 क्रॉस 3, ये किस ऑर्डर का है, ये है 3 क्रॉस 2। क्या AB पॉसिबल है, AB, तो AB मतलब फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल है, हाँ तो पॉसिबल है। किस ऑर्डर का आएगा, बचा हुआ पार्ट 2 क्रॉस 2 का आएगा। है सिंपल, बहुत टफ नहीं है, एक दो बार समझेंगे समझ में आ जाएगा। इसका इंक बाहर आ रहा है, चलिए तो 2 क्रॉस 2 का आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे होगा, रो का कॉलम से, लिखेंगे किसमें रो में, वो भी ऐड करके। तो ये रो हो गया R1, ये है C1 और ये है C2। तो पहले वाले रो का पहले वाले कॉलम से C1, पहले वाले कॉलम से, फिर पहले वाले रो का दूसरे वाले कॉलम से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और राइट किस में करेंगे फर्स्ट रो में, और वो भी कैसे ऐड करके, नंबरों को ऐड करके। देखिए कैसे, जरा समझिएगा। 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9, ये पहला पोजीशन आया। फिर R1 का मल्टीप्लाई किसके साथ, C2 के साथ, 1 का 4 से मल्टीप्लाई 4, 2 का 5 से 10, 3 का 6 से 18। पहला वाला रो कंप्लीट हो गया। फिर इसी तरीके से आप सेकंड रो, सिमिलरली जैसे हमने R1 का पहले C1 से किया फिर C2 से किया, उसी तरह R2 का हम करेंगे C1 से और C2 से। 4 का 1 से 4, 5 का 2 से 10, 6 का 3 से 18,
4 का 4 से 16, 5 का 5 से 25 और 6 का 6 से 36, ये मिला। इसको ऐड कर देते हैं तो ए बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 9 1 10 14 और 10 20 28 32, 10 20 28 32, 30 50 60 72 5 77। ऐड कर लीजिएगा एक बार, 6 6 12 5 7 3 2 5 1 6 1 7, ठीक है। ए बी की वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा और ये किस ऑर्डर का आएगा, 2 क्रॉस 2 का आएगा, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हमें बी ए फाइंड करना होगा, ये तो ए बी था, क्या उसका बी ए पॉसिबल है? ये इरेज कर दे पूरा, ये याद हो गया कि मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, हमें मान लेते हैं कि आपको ये याद हो गया। मैट्रिक्स में ज़्यादा नहीं, 2-3 वीडियो बनाएंगे, 2-3 वीडियो में हमको लगता है 2-3 वीडियो लेक्चर में मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर एनसीईआरटी सॉल्यूशन एनसीईआरटी भी सॉल्व करना होगा तो भाई 1-2 वीडियो और लगेंगे। तो सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं ना, सोच रहे हैं पूरा कॉन्सेप्ट जितने भी जो आपके एग्जाम में आ रहा है उसके कॉन्सेप्ट वीडियो लेक्चर बना दें पूरा। जब कॉन्सेप्ट वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो हर चैप्टर को रिवीजन के तौर पे हम उसके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सॉल्व करा देंगे, तो इस तरीके से पूरा चैप्टर धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अगर हम बी ए फाइंड करें, बी इंटू ए, तो बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 4 2 5 3 6, ये है। इंटू ए 1 2 3 4 5 6, ये किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 2, ये किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 3। क्या ये पॉसिबल है? फर्स्ट का रो सेकंड के फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए। हाँ तो इक्वल है, ठीक है, इसका मतलब मैट्रिक्स का बी ए पॉसिबल है, मतलब बी इंटू ए पॉसिबल है। किस ऑर्डर का आएगा, बचा हुआ ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर हुआ, 3 क्रॉस 3। तो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर जो हमको मिलेगा वो किस ऑर्डर का मिलेगा, 3 क्रॉस 3 का मिलेगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है, रो का कॉलम से, तो 1 4 का इसी साथ 1 का 1 4 4 जा 16, फिर 1 4 का 2 5 से, 1 का 2 4 5 जा 20, 1 का 3 4 6 जा 24, ये मिला। सेम इसी तरीके से अब 2 5 का फर्स्ट से 2 5 4 जा 20, 2 2 जा 4 5 5 जा 25, 2 3 जा 6 5 6 जा 30। फिर इस तरीके से 3 6 का जो थर्ड रो है उसका फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से, तो 3 6 का 1 4 से, तो 3 और 6 का 6 4 जा 24, ये मिला। 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30, 3 3 जा 9 और 6 6 जा 36, ये मिल गया। इसे सॉल्व कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, बी ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 16 1 17 22 और 27, ये हो जाएगा 22 25 4 29 और 36, 24 3 27 36 और 36 10 46 1 कम कर लीजिए 45, ये हो गया आंसर, 3 क्रॉस 3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये था मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में क्यों लिखना है, ठीक है। सेकंड वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस। अगर एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स हम लोग पढ़ लेंगे, और उसके बाद क्या आ जाएगा, इनवर्स। इनवर्स कौन सा मेथड, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो सेकंड में हम लोग बाकी जो पार्ट बचे हुए हैं उसको देख लेते हैं। चलिए ठीक है, फिर अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सबका फायदा होगा और ये ग्रुप बढ़ता जाएगा, अच्छा लगेगा। चलिए थैंक यू सो मच।